हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों स्वागत है और मैं सुनील। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 16 से 18 सेंचुरी के बीच में आपका भारत जो था उसकी स्थिति के बारे में। जब भारत में आपका अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने जब आपके न केवल अंग्रेज आए थे, आने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो अपना साम्राज्य जो था उस साम्राज्य को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। तो ये जो लगभग 200 साल का आपका कालक्रम था, इस टाइम पे भारत की जो स्थिति थी उस भारत की स्थिति को दोस्तों जानना है। ये जो भारत की स्थिति थी, इस भारत की स्थिति को हमें दोस्तों जानना है यहाँ पे कि ये 200 साल की जो आपकी स्थिति थी ये किस प्रकार की थी। आप देखिए कि हम इसको जो है जानते हैं और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 18वीं सदी से, यानी 18 जो सेंचुरी थी उससे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस चैप्टर को। और 18 जो सेंचुरी थी दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि भारत जो था उसकी स्थिति किस प्रकार की थी। एक तरफ आपके मुगल जो साम्राज्य था वो मुगल साम्राज्य जो बाबर ने स्थापित किया था। दोस्तों मुगल जो साम्राज्य था उस मुगल साम्राज्य का एक तरफ आपका डेक्लाइन हो रहा था। मुगल जो साम्राज्य था उसका आपका एक डेक्लाइन हो रहा था वहां पे। वो उसका डेक्लाइन हो रहा था। दूसरी तरफ कई सारी जो चीजें हैं दोस्तों वो आपकी हो रही थी। उसमें जो क्षेत्रीय साम्राज्य जो थे वो क्षेत्रीय साम्राज्य आपका क्या कर रहे थे वहां पे। क्षेत्रीय जो साम्राज्य थे वो क्षेत्रीय साम्राज्य कहीं ना कहीं पावरफुल रोल जो है वो आपका प्ले कर रहे थे। पावरफुल रोल जो है वो आपका प्ले कर रहे थे। इसके अलावा कई सारे लुटेरे जो है, यानी भारत के अंदर कई सारे बाहर से शक्तियां भी इस टाइम पे आई थी। इसके साथ साथ वहां पे जाटों की बात करें, वहां पे आपके अफगानों की बात करें, वहां पे आपके सिखों की बात करें, वहां पे आपके मैसूर की बात करें, वहां पे आपके टीपू सुल्तान की बात करें, तमाम जो चीजें जो है वो हमें वहां पे दिखाई हुई थी। इस 18वीं सदी के अंदर अंग्रेज जो है वो एक तरफ आपके अपने आप को भारत में स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर काफी जो आपकी शक्तिशाली शक्तियां जो थी वो भी अपने आप को भारत में स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही थी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत जो था उसमें 18वीं सदी में आपका केवल और केवल एक साइड से ही काम जो है वो चल रहा था, बल्कि 18वीं सदी की दोस्तों बात करें तो काफी कुछ जो है वो 18वीं सदी में हमें दिखाई देता है। पहले हम देखेंगे कि भारतवासियों के लिए 18वीं शताब्दी वो काल था, यानी भारतवासियों के लिए 18वीं जो शताब्दी थी वो ये ऐसा काल था जिसमें जो स्थायी जो परंपराएं थी उस स्थायी परंपराओं का क्या हो रहा था, वहां पे पतन हो रहा था। वहां पे जो स्थायी परंपरा थी उसका क्या हो रहा था दोस्तों, पतन हो रहा था। यानी स्थायी परंपरा जो थी इस स्थायी परंपरा का आपका क्या हो रहा था, पतन हो रहा। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे इतिहास में जो मुगल साम्राज्य जो कभी इतना असुरक्षित नहीं हुआ था वो सबसे ज्यादा असुरक्षित कहाँ पे हुआ, 18 सेंचुरी। यानी जो मुगल साम्राज्य आपका 1526 से चल रहा था वो मुगल साम्राज्य अब क्या हो गया, 18वीं शताब्दी यानी 1707 के बाद से आप देखोगे कि काफी कुछ जो है उसमें अस्थिरता आ गई, यानी डायनामिक हो। ये जो इस कालक्रम में आपके अफगानी लुटेरे यानी नादर शाह का आक्रमण होता है 1739 में भारत पे। अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1748 में आता है, 1748 से 1767। और मराठा जो साहित्यिक है यानी पेशवा गण है, यानी मराठा जो थे उसमें उस कालक्रम में आपका पहले जो राजा थे यानी शिवाजी के टाइम से
वो राजा अब क्या हो गए, धीरे धीरे आपके शक्तिहीन हो गए, और उसके बाद एक जो मराठा जो थे उसमें पेशवा का जो काल है वो भी इस 18वीं शताब्दी में ही अपने आप को एक तरफ इंक्रीज कर रहा था। तो काफी कुछ चीजें, एक तरफ मुगलों का डेक्लाइन हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पेशवा जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तीसरी तरफ और भी क्षेत्रीय शक्ति है जो भारत में अपने आप को स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही है। इसी बीच एक विदेशी शक्ति भी इस कालक्रम में आपका काम कर रही है, वो है अंग्रेज। वो भी अपने आप को भारत में एक्सपेंड करने का काम जो है वो इस कालक्रम में आपका कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है यानी 1748 से 54, और शाह आलम यानी 1759 से लेके 1816 को अंधा कर दिया। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि इस तरह की जो अमानवीय घटना है वो भी इस कालक्रम में आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत अमानवीय काम जो है वो 18वीं सदी में हुआ। आपसी गुटबाजी से कुलीन वर्ग जो है उसके द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, यानी शाह आलम और आलमगीर की, इनकी जो हत्या है वो आपसी जो गुटबाजी है उसके कारण कर दी जाती है। तो ये कालक्रम जो है वो काफी अस्थिरता का कालक्रम, काफी नफरत भरा जो कालक्रम है वो 18वीं सदी का एक कालक्रम है जिसकी प्रस्तावना थोड़ी सी हमने देखने का प्रयास किया। अब दोस्तों देखिए कि ये जो कालक्रम था 18वीं शताब्दी का यानी 18 सेंचुरी का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं जो है वो क्या है। 18वीं शताब्दी की विशेषताएं जो है वो कुछ दो तीन विशेषता हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में दोस्तों जानेंगे कि ये जो कालक्रम था ये व्यापक कार्यरत प्रक्रियाओं और विचारों के विस्तृत क्षेत्र को समझने के लिए इस स्थापत्य की जो विशेषता है उसको ध्यान में रखना हमारे लिए आवश्यक है। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी में दो बड़े परिवर्तन हुए थे, ये हमें ध्यान में रखना है। 18वीं जो शताब्दी थी यानी 18 जो सेंचुरी थी उसमें दो आपके बड़े परिवर्तन होते हैं। पहला जो होता है वो है कि जब आपका मुगल साम्राज्य का पतन होता है या मुगल साम्राज्य का जब विभाजन होता है तो उस समय छोटी छोटी जो क्षेत्रीय और क्षेत्रियों से भी छोटी छोटी सत्ताएं हैं उसमें बट गया था। यानी मुगल जो साम्राज्य था वो एक केंद्रीकृत जो साम्राज्य था उसका जैसे ही पतन होता है तो वो आपके छोटे छोटे कई भागों में बट जाता है, उसके अंदर फिर आपके और छोटे छोटे जो भाग है उसमें डिवाइड हो जाता है। तो पहली जो विशेषता है ये है कि जो केंद्रीय शासन था वो आप किस में गया, प्रांतों में गया, प्रांतों से भी आगे, और वो डिवाइडेशन यानी विखंडित राज्य का जो एक स्वरूप है वो हमें यहाँ पे इसकी पहली विशेषता दिखाई देती है। और इस विखंडित स्वरूप के कारण यहाँ पे जो क्षेत्रीय है उनका विकास हुआ, जिसमें हम बात करें कि क्षेत्रीय की बात करें आप तो जैसे पंजाब में क्या होगा, सिख साम्राज्य यानी सिख राज्य की स्थापना। मैसूर में आपके जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में आपने देखा युद्ध होते हैं, वहां पे अलग है। अवध के अंदर आपकी अलग है। जाटों की जो भरतपुर और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश वाला, वहां पे आपकी अलग है। तो काफी कुछ जो हैदराबाद का निजाम है उसकी अलग शक्ति है। तो ये जो आपको विखंडित जो स्वरूप मिल रहा है ये कहाँ पे आया, इसकी पहली विशेषता को अंदर आया जब आपका मुगलों का यानी जो आपका मुगल जो साम्राज्य था उसका डेक्लाइन हुआ। और ये जब अलग अलग भागों में आपका डिवाइड हुआ तो इनके बीच क्या हो गया, आपसी मनमुटाव हो गया, इनके बीच में युद्ध जो है वो दिखाई दे। जब आप क्षेत्रीय शक्तियों की बात करेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे जो युद्ध है, वॉर है, उनके बीच में हुए थे, कितनी सारी जो ट्रीटीज जो है यानी संधि जो है वो उस कालक्रम में हुई थी। दूसरा है इसमें देखने को मिलेगा वो है कि ये जो शताब्दी है इसके अंदर अंग्रेज है, ये पहला जो है वो हमने क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में बात की जिसमें अभी तक विदेशी शक्ति को हमने शामिल नहीं किया। दूसरी इसकी विशेषता जो है वहां पे विदेशी शक्ति आती है, और विदेशी शक्ति जो है यानी अंग्रेज आते हैं। और अंग्रेज जो है हम देखते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 यानी 1764 का बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध ऐसे होते हैं जिसके बाद अंग्रेज जो है इस 18वीं शताब्दी में अपने आप को एक्सपेंड करने का काम जो है वो यहाँ पे करते हैं। इस एक्सपेंड के साथ साथ ये 1764 है आपका,
तो एक्सपेंड के साथ साथ यहाँ पे वो सामुद्रिक जो व्यापार है, समुद्र के द्वारा व्यापार है, इसको भी संगठित करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को राजनीतिक आधिपत्य जो है वो स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ व्यापारिक जो कार्य है उसका भी काम करते हैं। पहली विशेषता में हमने दो चीज देखी, एक तरफ आपके क्षेत्रीय है और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज इसके अंदर आपके अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये इस कालक्रम की पहली विशेषता थी। एक तरफ विखंडित था जिसमें देसी लोग जो है विखंडित कर रहे साम्राज्य को, दूसरी तरफ अंग्रेज जो है वो कंबाइन करने का प्रयास कर रहे थे अपनी शक्ति को। एक दूसरी विशेषता इसमें कि इतिहासकार जो है दोस्तों वो ये मान के चलते हैं, इतिहासकार जो है वो ये मान के चलते हैं कि 18वीं शताब्दी है उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में देखते हैं। यानी 18वीं शताब्दी जो है अगर इसके प्रभाव को हमें जानना है, इसके इम्पैक्ट को हमें जानना है, तो एक लंबे टाइम कालक्रम को हमें जानना पड़ेगा। अगर लंबे टाइम कालक्रम को हम नहीं जानते हैं तो उसके बगैर इस जो ये 18वीं सदी है इसको देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि राजनीतिक गतिशीलता के बीज जो है वो 1680 के आसपास ही मुगल साम्राज्य में देखे जाते हैं। ये इतिहासकार जो है वो कहते हैं दोस्तों कि 1680 का जो साल था यानी 1680 में राजनीतिक अस्थिरता जो है वो मुगल काल में दिखाई देने लगी थी और 1707 में तो एकदम से ही आपके सामने आ गई। और उस 1707 से लेके और बाद का जो कालक्रम है लगभग आप मान लीजिए कि 18वीं 1764 जो है वहां तक का कालक्रम, यानी कि आप कह लीजिए कि 1764 जो है यानी 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो काल है उस उत्तरार्ध काल में आपकी जो है इसके परिणाम है वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये कालक्रम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं तो 1720 जो है वहां पे आपको दिखाई देते हैं। 1750 से कंपनी के आधिपत्य नए राजनीतिक संबंधों का प्रारंभ होता है और ये प्रक्रिया जो दोस्तों आपका 1820 तक चलती है। सभी स्वदेशी जो राज्य है वो उसका क्या कर लिया जाता है, अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया जाता है। यानी 18वीं शताब्दी में क्या होता है 1820 के आसपास से कि जो संधि हस्तक्षेप की संधि कह लीजिए, अवध जो है उस पर कुशासन लगा के उसको इसमें अंग्रेजी शासन में सम्मिलित किया जाता है और पहला जो स्टेट होता है जो कुशासन के आधार पे सम्मिलित किया जाता है। बाद में रिंग फेंस की नीति जो है वो इसी कालक्रम में आती है जिसको सुरक्षा घेरे की नीति भी कहा जाता है और तमाम जो आपकी नीतियां हैं वो इस कालक्रम में आती है। तो ये जो है ये एक तरह से इतिहासकार मानते हैं। इसी कालक्रम में ये भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर आपके अंग्रेज जो है वो काफी प्रगति करते हैं। बंगाल के अंदर आप देखेंगे दृढ़ शासन जो 1765 से लेके और 1772 तक का जो लागू किया जाता है वो सारी जो चीजें हैं वो भी इसी कालक्रम की आपकी देर है। तो ये जो सेकंड विशेषता है इसके अंदर काफी कुछ जो परिवर्तन हुआ था। अगर थर्ड में विशेषता की बात करूं दोस्तों तो ये जो अभी हाल ही में आपका दिखाई देता है, थर्ड जो विशेषता है ये इतिहासकारों के द्वारा अभी हाल ही में इसमें दिखाई दिया है। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजों का विश्लेषण किया जाता है। पहला आपका भारतीय अर्थव्यवस्था जो है भारतीय इकोनॉमी उसके आधार पे और दूसरा विश्व अर्थव्यवस्था के आधार पे इसका विश्लेषण या एनालिसिस किया जाता है। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में कैसा संबंध था, कैसा रिलेशन था, ये आपकी इस तीसरी विशेषता के अंदर डिस्कशन किया जाता है। दोस्तों देखिए भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में लाभ था। यानी भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो इस 18वीं जो सदी है इस 18वीं सदी में इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भारत में पर्याप्त लाभ था। इस माध्यम से भारत जो है उसमें काफी धन आया था। 18वीं शताब्दी को समझने के परिप्रेक्ष्य में ये परिणाम महत्वपूर्ण मुगल और उत्तर मुगल के बीच निरंतरता की समस्या और उनके उपनिवेशवाद के प्रारंभिक वर्षों की समस्याओं को तभी समझा जा सकता है अगर ये ध्यान रखा जाए कि भारत का क्योंकि 18वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी की तुलना में जो एक संकटपूर्ण समय माना जाता है विश्वव्यापी आर्थिक विस्तार हुआ था। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये 17वीं और 18वीं जो सदी थी वो भारत के दृष्टिकोण से, भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। इसके साथ साथ विश्व अगर वर्ल्ड के दृष्टिकोण से देखें
तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये जो 18वीं सदी थी इसमें भारत के साथ साथ जो व्यापार था यानी ट्रेड था वो भारत से बाहर भी हो रहा था। ये इसकी तीसरी विशेषता है। अब 18वीं शताब्दी को लेकर दोस्तों आपके जो इतिहासकार है उनके बीच में विवाद भी हमें दिखाई देती है। अभी तक हमने तीन विशेषताओं की बात की थी, तीन कैरेक्टरिस्टिक की, जिसमें पहली में दो थी। पहले आपके क्षेत्रीय जो राज्य है उनका विकास होता है, देन विदेशी शक्ति यानी अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, जो इंग्लिश होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। सेकंड में हमने देखा कि जो आपके सेकंड में हमने देखा था सेकंड में हमने देखा कि किस प्रकार से जो आपकी अंग्रेज जो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं फिर नए तरीके से, जिसमें हमने रिंग फेंस की नीति देखी थी, जिसमें हमने बंगाल का दृढ़ शासन व्यवस्था देखी थी, तो ये विशेषता थी। थर्ड में हमने देखा था कि भारत और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्थिति थी उस टाइम में 17वीं और 18वीं शताब्दी में उसको देखा। अब इसके बाद जो है ये विशेषताओं की हमने बात कर ली, तो इस 18वीं शताब्दी को लेके कुछ आपके विवाद भी है। 18वीं शताब्दी में तीव्रता से इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि संभाविक है कि लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्याएं जो एक दूसरे से भिन्न है। यानी 18वीं शताब्दी में दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत सारे आपकी परिवर्तन होते हैं। एक तरफ जो मुगल साम्राज्य स्थायी साम्राज्य था उसका पतन होता है, डेक्लाइन होता है। दूसरी तरफ आपकी क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं वो अपने आप को स्टैब्लिश करती है। तीसरी तरफ विदेशी जो शक्ति है यानी ब्रिटिश जो लोग हैं वो भारत में आते हैं, वो अपने आप को एक्सपेंड करने का काम करते हैं। बंगाल जो है वो उस टाइम का धनी स्टेट था, बंगाल पे जो दृढ़ शासन व्यवस्था लागू की जाती है। इसके साथ साथ रिंग फेंस यानी सुरक्षा घेरे की नीति लागू की जाती है। और इसके साथ साथ वहां पे अवध जो है उस पर कुशासन का आरोप लगा के उसको अपने आप में सम्मिलित किया जाता है। 1772 के बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है वो भी 18वीं शताब्दी में ही आता है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो अंग्रेज जो है वो अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, कंपनी जो है उसका पूरा शासन वहां पे लगाया जाता है। भारत के जो जनरल है बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। बंबई और मद्रास जो उसके अंडर में दिए जाते हैं। तो काफी कुछ जो परिवर्तन दोस्तों देखने को मिलेगा वो 18वीं शताब्दी में मिलेगा। और इतने अगर परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं तो वहां पे वाद और विवाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस कालक्रम इस जो आपकी सदी थी इसको लेके तो कई सारे विवाद जो है वो उत्पन्न हुए थे। यहाँ पे दोस्तों मोटे तौर पे देखें तो इस शताब्दी में वाद विवाद जो है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला कि 1750 तक जो है उसके समय को लें तो दो तरह के मत मिले, साम्राज्य केंद्रीकृत और क्षेत्र केंद्रीकृत विचार। यहाँ पे 1750 तक का अगर दोस्तों कालक्रम ले तो दो टाइप के विचार मिलते हैं। पहला आता है साम्राज्य केंद्रीकृत और दूसरा आता है क्षेत्र केंद्रीकृत। 1750 के बाद की बात करें तो दो विचार आते हैं, पहला भारतीयता और दूसरा आता है यूरोपीय कर। तो इन चार विचारों के आधार पर जो है वो वाद विवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि 1750 तक का कालक्रम उसमें हमारे सामने दो विचार आते हैं। पहला कि साम्राज्य केंद्रीकृत और दूसरा है क्षेत्रीय केंद्रीकृत। और इसी प्रकार से आफ्टर द 1750 की बात करें तो यहाँ पे यूरोपीयकरण और भारतीयता ये दो विचार आते हैं। एक काल 1750 तक का है यानी 1750 से पहले का है, एक कालक्रम 1750 के बाद का है। दोस्तों देखिए 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की चर्चा करते हुए कुछ जो इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं की केंद्रीकृत और समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में उसकी भूमिका मानते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार साम्राज्य के पतन और विध्वंस परिणाम हुए और इस विचारधारा के कट्टरवादियों के विचार इस पतन से देश जो है उसमें राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता आ गई। हाल ही की व्याख्याओं में इस पतन के संरचना के ह्रास के रूप में देखा गया है, लेकिन इन सब में कुछ भी कोई सकारात्मक विचार नहीं उभर पाए और साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले
क्षेत्रीय राज्यों पे आरोप लगाया जाता है। यानी दोस्तों देखिए, ये जो 1750 से पहले का हमने बात की, 1750 के बाद की बात की, तो उसमें कुछ इतिहासकार जो है, जब मुगल डेक्लाइन की हम बात करेंगे तब इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे, और उसमें कई सारी जो विचारधाराएं वो आपकी शामिल है कि मुगलों का जो डेक्लाइन हुआ वो एक अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण हुआ, ये धार्मिक जो भावनाएं थी औरंगजेब की उसके कारण हुआ, या जो क्षेत्रीय जो है उसके कारण हुआ, या मनसबदारी जो मनसब बांटे गए उसके कारण हुआ। इन तमाम चीजों के लिए वाद विवाद जो है यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में ये कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय जो राज्य थे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि क्षेत्रीय राज्य जो थे वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए, और धीरे धीरे जो अंग्रेज है वो भारत में स्टैब्लिश हो गए और भारत पे राज कर लिया। और यहाँ तक विचारधाराओं की बात कर ली, विशेषताओं की बात कर ली। अब जो 18वीं शताब्दी है उसके अंदर किस प्रकार की आपकी सामाजिक जो संरचना थी उस पे दोस्तों बात करती है। सामाजिक जो संरचना थी वो आपके किस प्रकार की थी, यहाँ पे 18वीं शताब्दी का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप है उस पे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, 18वीं शताब्दी का जो भारत था वो आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप में उस गति से प्रगति करने में विफल रहा जो देश को पतन से बचा सकता था। यानी 18वीं शताब्दी में जो देश का पतन हुआ, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और एक देशी शक्ति का पतन हुआ और विदेशी शक्ति का आगमन हुआ, तो वो जो आपका कालक्रम था इसमें जहां बचाया जा सकता था वैसा वो काम नहीं कर पाए। और भारत की जो आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसको देखने के लिए 18वीं जो शताब्दी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें ब्रिटिश जो अभिलेख है, यानी पूरे जो प्रायद्वीप से संबंधित है, जनगणना के बाद ही उपलब्ध है। ये 1880 में आपकी आती है, और देशी शासकों के जो दरबारी इतिहासकार है उसके द्वारा छोड़े गए जो अभिलेख है, यानी निराशावाद से अधिक प्रभावित करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप कि पहली आती है सामाजिक स्थितियां। पहली आपकी आती है सामाजिक स्थिति। ये सामाजिक स्थिति कैसी थी कि 18वीं शताब्दी में सामाजिक जो जीवन था और संस्कृति में क्या था, ठहराव था और अतीत पे निर्भरता जो है वो थी। यहाँ पे पूरे देश में संस्कृति और सामाजिक प्रतिमानों में एक रूपता नहीं थी। हिंदू और मुसलमान जो थे वो अलग अलग समाज बनाते थे, लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे यहाँ पे बटे हुए थे। सामाजिक और संस्कृति जीवन की जो कुल जनसंख्या का एक छोटा सा भाग था वो अल्पसंख्यक भी था, और कई मामलों में निम्न वर्गों के जीवन जो है वो अन्य लोगों यानी उच्च वर्ण के लोग हैं उससे भिन्न होता था। यानी यहाँ पे सामाजिक जो स्त्रीकरण था इस प्रकार से वो क्या था आपका, इस प्रकार से लंबवत था, यानी समाज जो है वो भिन्न भिन्न भागों में ऊंच नीच में बटा हुआ था। पहले हम हिंदुओं की बात करते हैं, तो हिंदू जो है उसमें सामाजिक जीवन के अंदर आपके 4 वर्ण यहाँ पर स्थापित थे। यानी हिंदू जो थे वो 4 वर्णों में आपके बटे हुए थे। इस प्रकार की वैदिक परंपरा के अंदर हम देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 वर्ण जो है वो दिखाई देते। जाति जो व्यवस्था थी दोस्तों वो कठोर थी, और ब्राह्मण जो लोग थे वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर उच्च स्थान रखते थे, और वो उच्च स्थान ही नहीं बल्कि उनको कुछ विशेषाधिकार भी दोस्तों थे। अंतर जातीय विवाह जो था वो अंतर जातीय विवाह यहाँ पे वर्जित था, और जाति संबंधी नियम जो है वो कठोर थे। यानी समाज जो था दोस्तों 18वीं सदी में वो क्या था, बटा हुआ था, और जिसका लाभ कहीं ना कहीं आप जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम और वर्ण इसके कारण जो अंग्रेज है उन्होंने भारतीय समाज को बांटो और राज करो वाली नीति में इस स्थिति के कारण इसका लाभ उठाया था। विभिन्न जातियों में खान पान जो है उस पे प्रतिबंध था। यहाँ पे विभाजनकारी जो शक्ति है वो विघटन का तत्व दिखाई देता है, यानी यहाँ पे समाज जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण से आपका एकजुट नहीं है, और जो संगठित कह सकते हैं वो संगठित नहीं था। ये हिंदुओं की बात है, हिंदुओं में भी कई तरह की जातियां थी, कई तरह के वर्ण थे, लोग ऊंच नीच जो है वहां पे विद्यमान थी। मुस्लिम जो जाति है, मुसलमान जो है उसमें जाति, नस्ल, जनजाति और स्थिति के आधार पे कम विभाजन था कंपेरिजन टू आपके हिंदू से। यहाँ पे उनका धर्म जो है वो सामाजिक समानता का प्रावधान करता है,
लेकिन उनमें भी दोस्तों शिया और सुन्नी जो है वो दो संप्रदाय थे। कुलीन और गरीब जो है यानी धनवान और निर्धन का यहाँ पे भी डिफरेंस था। यहाँ पे भी जो इस्लाम में धर्मांतरित हुए बड़ी संख्या में जो हिंदू से आपके इस्लाम में आए तो इनके जो प्राचीन जो आपके मुस्लिम थे और जो बाद में आपके कन्वर्टेड जो आपके मुस्लिम्स है, इनके बीच में क्या हुआ, भेदभाव हुआ। इनके बीच में भी भेदभाव हुआ। तो कह सकते हैं कि जो भेदभाव आपका हिंदू समाज में था वही भेदभाव जो है किसमें था उस टाइम पे 18वीं शताब्दी में आपके मुसलमानों में था। हाँ, ये हो सकता है कि कंपेरिजन टू हिंदूज द मुस्लिम जो समाज था, मुस्लिम जो सोसाइटी थी उसमें डिफरेंस थोड़ा कम था। दोस्तों देखिए, आर्थिक हमने सामाजिक स्थिति की बात कर ली, अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे क्या था, इस कालक्रम में जो आपका टैक्स सिस्टम था यानी राजस्व व्यवस्था थी वो बड़ी जो एक कह सकते हैं कि मुश्किल स्थिति थी उस राजस्व व्यवस्था की। राजस्व मांग, अधिकारियों का उत्पीड़न, कुलीनों और राजस्व किसानों और जमींदारों का लालच जो है वो गरीब जो तबका था, समाज का जो निम्न वर्ग था, उस पर बहुत बड़ा एक आर्थिक बोझ के रूप में वहां पे दिखाई देता था। और इसी के कारण जो है वो आपका जो समाज है यहाँ पे वो आर्थिक दृष्टिकोण से दो भागों में बट गया। एक तरफ आपके जमींदार जो लोग हैं वो हो गए, कुलीन लोग है गए, और दूसरी तरफ आपके पिछड़े हुए जो लोग हैं वो वो हो गए पिछड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश करने का जो प्रयास है वो किया था यहाँ पे। इसी प्रकार से कृषि की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कृषि जो है वो भी तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी। उत्पादन की तकनीकें जो है वो स्थिर थी, और किसान जो है वो उपज है वो वो ही उसका मुख्य काम जो है वो करता था। लेकिन कृषि में उसके पास नवीनीकरण के साधन नहीं थे, इसलिए कृषि भी पिछड़ी हुई थी। आर्थिक दृष्टिकोण में कृषि भी पिछड़ी हुई थी। दोस्तों व्यापार की बात करें तो व्यापार के साधन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थे, और जो कुछ वो थे वो आपके अंग्रेजों के पास थे। तो विदेशी शक्ति जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से भारतीय जो समाज था या भारतीय जो व्यापार सिस्टम था उससे ज्यादा आगे थी। और भारत जो है उसके फारस की खाड़ी से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, गुलाब जल जो है आयात करता, और अरब से कॉफी, सोना, शहद जो है वो आयात करता। भारत का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु जो थी वो दोस्तों सूती वस्त्र था, और अपनी उत्कृष्टता के कारण वो विश्व भर में परिचित था। भारत में कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, नीला सोरा, चावल ये सब मिलते थे। 18वीं शताब्दी जो है उसमें कई बार लगातार युद्ध चलते रहते थे। कानून व्यवस्था की दोस्तों बात करें तो कानून व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल पिछड़ी हुई कानून व्यवस्था आपको दिखाई देगी। कानून जो व्यवस्था है वो बिल्कुल आपको पिछड़ी हुई दिखाई देगी। आंतरिक और विदेशी व्यापार है वो गिर गया था। यहाँ पे जो कह सकते हैं जो घरेलू व्यापार या जो छोटे छोटे जो उद्योग थे, घरेलू उद्योग जो थे, वो क्या हुआ, उसका विऔद्योगिकरण हुआ। विऔद्योगिकरण का मीन्स आपका जो भारत है उसमें जो उद्योग फलने फूलने चाहिए थे, जो कुटीर उद्योग और मध्यम जो उद्योग है वो क्या हो गया, धीरे धीरे उनका पतन हो गया। और जो आपके अंग्रेजों के जो उद्योग थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत से जो कच्चा माल है उसको आपके एक्सपोर्ट करते, और एक्सपोर्ट करके वहां से इंग्लैंड से जो जो आपका तैयार जो वस्तु है यानी उसको इंपोर्ट करते। तो यहाँ के जो उद्योग थे उन पे टैक्स सिस्टम, यहाँ की जो वस्तुएं थी उनको महंगी कर दिया, और इन सब कारणों से आपका जो भारत का व्यापार सिस्टम है वो व्यापार सिस्टम क्या हो गया, आपका डाउन हो गया। तो ये सब जो बातें हैं ये 18वीं शताब्दी की दोस्तों हमने बात की, जिसमें हमने 18वीं शताब्दी जो थी उसके विशेषताओं की बात की। 18वीं शताब्दी को लेके आपके इतिहासकार जो है उसमें विभिन्न प्रकार के जो मतभेद थे उन मतभेदों की बात की। और देन जो है हमने 18वीं जो शताब्दी थी उस 18वीं शताब्दी के अंदर किस प्रकार की सामाजिक, किस प्रकार की आर्थिक और किस प्रकार की सांस्कृतिक जो गतिविधियां थी, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों का हमने पहले भी बात कर लिया था। तो ये जो चीजें थी ये आपकी शामिल थी, इन तमाम चीजों की हमने बात की। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
आपकी